पर गौर किया है कि कैसे एक ही शहर में बल्कि बिल्कुल एक ही पिन कोड में चार पूरी तरह से अलग अलग दुनियाएं एक साथ बसती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की आर्थिक सीढ़ी की कुछ बहुत ही कठोर और हैरान कर देने वाली वास्तविकताओं का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कोई आम डेटा नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के समाज का वो आईना है जिसे हम अक्सर रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। इस पूरे डेटा और कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसे एक वीडियो गेम के लेवल्स की तरह देखेंगे। बिल्कुल बेसिक सर्वाइवल मोड से शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे गॉड मोड और फिर विशाल आर्थिक साम्राज्य बनाने वाली विरासत के स्तर तक। तो चलिए इस गेम को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वेल्थ गेम यानी संपत्ति के खेल की। संपत्ति के बंटवारे की असलियत को समझने के लिए ये मानना बहुत जरूरी है कि लाखों लोग तो कभी इस गेम की स्टार्टिंग लाइन तक पहुंच ही नहीं पाते। हमें लगता है कि मैदान सबके लिए बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जरा सोचिए, गेम शुरू होने से पहले ही करीब 3.5 करोड़ भारतीय इस रेस से बाहर हो जाते हैं। स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि हमारी आबादी का ये बहुत बड़ा हिस्सा हर दिन 120 रुपए से भी कम पर गुजारा कर रहा है। इनके लिए संपत्ति बनाना तो बहुत दूर की बात है, असल चुनौती तो बस 2 वक्त की रोटी जुटाना है। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे लेवल 1 पर, यानी सिर्फ सर्वाइवल। ये लेवल उन 90% भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी महीने की कमाई 25,000 रुपए से भी कम है। ये वो लोग हैं जो बस किसी तरह दिन काट रहे हैं। उदाहरण के लिए अरुण से मिलिए। अरुण मेघालय से आए एक प्रवासी हैं जो बैंगलोर में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर 12 से 24 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट करते हैं ताकि अपने 4 लोगों के परिवार का पेट पाल सके। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत के लाखों मजदूरों और कर्मचारियों की रोज की हकीकत है। इनकी कुल महीने की कमाई महज 16,000 रुपए है। अब आप ही बताइए, जब कोई इंसान रोज इतनी भयानक शारीरिक थकान झेलता हो तो क्या उसके पास कुछ नया सीखने या अपस्किल करने की कोई एनर्जी बचेगी? बिल्कुल नहीं। इस कमाई में आप भविष्य की प्लानिंग नहीं कर सकते, बस आज में जिंदा रह सकते हैं। अगर हम इनके बजट पर नजर डालें तो कुल कमाई का 35% तो सिर्फ एक शेयर्ड पीजी के किराए में चला जाता है। इंटरनेट और घर पैसे भेजने के बाद कभी कभार एक समोसा खाने के लिए सिर्फ कुछ 100 रुपए बचते हैं। और सबसे डरावनी बात, एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी भी इन्हें पूरी तरह से कर्ज के जाल में धकेल सकती है। लेकिन क्या हुआ अगर किसी की इनकम अचानक से 4 गुना बढ़ जाए? जाहिर सी बात है, शारीरिक आराम तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन मजेदार बात यह है कि इसके साथ एकदम नए तरह के साइकोलॉजिकल या मानसिक बोझ भी आ जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है लेवल 2 यानी लगातार चिंता। इस लेवल पर आने का मतलब है कि अब आप देश के टॉप 10% कमाने वालों में शामिल हो गए हैं, फिर भी यहाँ की जिंदगी सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाए रखने की टेंशन से घिरी रहती है। इस लेवल के प्लेयर को हम एक शहरी मिडिल क्लास वर्कर मान सकते हैं, जैसे कि एक कंटेंट मैनेजर जो किसी मॉडर्न फिनटेक स्टार्टअप में काम कर रहा है। लेवल 1 की तरह यहाँ शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि इनके पास इंग्लिश और डिजिटल स्किल्स हैं। टैक्स कटने के बाद जब हाथ में 66,000 रुपए आते हैं तो रोटी कपड़ा और मकान की बेसिक टेंशन तो खत्म हो जाती है। लेकिन समाज का वो प्रेशर कि शादी कब करोगे, अपना घर कब खरीदोगे, दोस्तों के जैसी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करोगे, ये सब दिमाग पर हावी होने लगता है। ये लोग 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी, घर के काम के लिए मेड और महंगे स्किन केयर जैसी चीजों का मजा तो लेते हैं, पर अंदर ही अंदर हमेशा थके रहते हैं। उन्हें हमेशा ये डर सताता रहता है कि एक गलत इन्वेस्टमेंट या अचानक नौकरी जाने से उनका ये नाजुक सा इकोनॉमिक बैलेंस पूरी तरह बिगड़ सकता है। अब एंटर करते हैं लेवल 3 में, जिसे हम गॉड मोड कह सकते हैं। इस लेवल पर पहुंचते ही गेम के रूल्स पूरी तरह पलट जाते हैं। यहाँ इंसान सिर्फ सर्वाइवल या फ्यूचर की टेंशन से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को असल मायने में एंजॉय करने लगता है। जैसे कि अभिषेक, जो एक एआई इंजीनियर है। ये देश के उस टॉप 3% हिस्से में आते हैं जो भारत की 45% डोमेस्टिक फ्लाइट्स का इस्तेमाल करता है और कंज्यूमर एप्स पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। जब महीने की सैलरी 2 लाख रुपए हो तो अमीर होने की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। इस लेवल पर छोटी मोटी मंदी या आर्थिक झटके कोई असर नहीं डालते। अगर नौकरी चली भी जाए तो उसका मतलब सड़क पर आना नहीं होता, बल्कि उसे 6 महीने का ब्रेक माना जाता है। प्रीमियम ऑर्गेनिक ग्रोसरीज और रेगुलर हॉलिडेज तो ठीक हैं, पर ये इनकम कुछ ऐसे रिसोर्सेज खोल देती है जो बाकी लेवल्स के लिए सपने जैसे हैं। उदाहरण के लिए, ये उन गिने चुने 7% भारतीयों में से हैं जो आउट ऑफ पॉकेट यानी अपनी जेब से मेंटल हेल्थ थेरेपी का भारी भरकम खर्च आसानी से उठा सकते हैं। पर रुकिए, अब आता है फाइनल और लेवल 4, विरासत बनाना। ये एक ऐसी सच्चाई है जो पिछले तीनों लेवल से इतनी अलग है मानो वो एक बिल्कुल ही अलग ब्रह्मांड हो। इन अदृश्य एलीट्स की दुनिया बिल्कुल अलग काम करती है। सूरज जैसे एलीट प्लेयर के लिए मंथली सैलरी या जॉब टाइटल जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एसेट मैनेजमेंट, पावर और सरकारी पॉलिसीज को शेप करने पर फोकस होता है। ये लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, ये लोग सिस्टम को चलाते हैं। इस लेवल के स्केल को समझना हो तो जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। लेवल 4 का इंसान एक महीने में सिर्फ अपनी लग्जरी कारों के मेंटेनेंस पर लगभग उतना ही खर्च कर देता है जितना कि लेवल 1 का अरुण पूरे 1 साल पसीना बहाकर कमाता है। जब आपका मंथली कैश फ्लो ही 83 लाख रुपए हो तो रेड लाइट थेरेपी और लाखों के डाइनिंग बिल्स आम बात हो जाते हैं। लेकिन सच बताऊं, इतनी बेहिसाब दौलत अपने साथ एक अलग ही डर लेकर आती है। किसी पर भरोसा ना कर पाने का डर और अपनी संपत्ति को बचाए रखने की लगातार चलने वाली टेंशन। भारत में जिस तरह से लग्जरी कारों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है और करोड़ों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कुछ ही घंटों में बिक रहे हैं, उससे साफ है कि ये एलीट वर्ग तेजी से बढ़ रहा है। और यही हमें हमारे आखिरी पॉइंट की ओर ले जाता है, जमीनी हकीकत और जस्ट वर्ल्ड का भ्रम। अगर हम इस डेटा को देखें तो टॉप 10% लोगों ने 80% से ज्यादा दौलत पर कब्जा किया हुआ है। इसका सीधा सा मैथमेटिकल मतलब यह है कि इन लेवल्स के बीच ऊपर चढ़ना बेहद मुश्किल है। ये कोई ऐसा गेम नहीं है जहां हर कोई आराम से अगले लेवल पर पहुंच जाए। हम सभी दिल से ये मानना चाहते हैं कि बस कड़ी मेहनत करो और सक्सेस मिल जाएगी। मनोविज्ञान इसी को जस्ट वर्ल्ड फैलेसी कहता है, यानी ये भ्रम की दुनिया सबके लिए न्यायपूर्ण है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आप किस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, ये बात इस गेम में सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो आज के इस एक्सप्लेनेटर के अंत में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जैसे जैसे ये आर्थिक खाई और गहरी होती जा रही है, कितने समय तक ये 4 बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही शहर में, एक ही पिन कोड में, एक दूसरे से पूरी तरह अनजान होकर शांति से साथ रह पाएंगी? इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।